एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी और आज हम लोग इस सब्जेक्ट में समझेंगे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और इसके अदर डिसिप्लिन के साथ क्या रिलेशनशिप होते हैं। एक सिंपल टॉपिक है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनते हैं तो समझ में जरूर आएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर जो भी सामने आपको लिखा दिख रहा है इसको मैं खुद पढ़ के भी सुनाऊंगा और समझाऊंगा भी, लेकिन पहले जो मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुने। यहां पर क्या लिखा, सबसे पहले मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, इसी की सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। हम सभी लोग कंपनियों के बारे में और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं सभी कंपनियों में क्या होता है, एक मैनेजमेंट होता है। क्या होता है, एक मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट क्या करता है, कंपनी के अंदर जो भी डिसीजन लेना है यह मैनेजमेंट ही लेता है। चाहे वो किसी प्रोडक्ट के प्रति हो, चाहे वो मशीनें खरीदना हो या कस्टमर के प्रति हो या फिर जो भी वहां वर्कर हो उनके प्रति हो। जितने भी डिसीजन होते हैं वह सब किसके द्वारा होता है, मैनेजमेंट के द्वारा होते हैं। लेकिन मैनेजमेंट एक सही डिसीजन ले सके, मैनेजमेंट एक सही डिसीजन ले सके, ऐसा डिसीजन जो उनकी फर्म मतलब जो कंपनी के हित में हो और कस्टमर के भी हित में हो। क्या, कंपनी के हित में हो और कस्टमर की भी हित में हो, मतलब दोनों का फायदा हो सके। ऐसा डिसीजन लेने के लिए जो मैनेजमेंट है उसको इकोनॉमिक्स का ज्ञान होना जरूरी है। किसका, इकोनॉमिक्स का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि मैनेजमेंट का कहीं ना कहीं जो एम रहता है, उसका जो गोल रहता है वह रहता है कस्टमर की इच्छा की पूर्ति करना और कंपनी को लाभ दिलवाना, मतलब प्रॉफिट दिलवाना। इसलिए प्रॉफिट मतलब यहां पर किसकी बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है, रुपए की बात हो रही है। तो उसको हम किससे रिलेटेड लेके चलते हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड लेके चलते हैं, क्योंकि यहां धन की बात हो रही है। किसकी, धन की, मनी की बात हो रही है। इसलिए मैनेजमेंट को एक सही निर्णय लेने के लिए, अच्छा निर्णय लेने के लिए इकोनॉमिक्स का ज्ञान होना जरूरी है। अब इकोनॉमिक्स क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। तो इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस है। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स एक साइंस है जिसमें हम लोग स्टडी किसकी करते हैं, कस्टमर के व्यवहार की, कस्टमर की रिक्वायरमेंट की, और हमारी कंपनी में जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उनकी। और जो पर्पज रहता है कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट अनलिमिटेड रिक्वायरमेंट रहती है, उनकी बात कर रहा हूं। कस्टमर की जो अनलिमिटेड रिक्वायरमेंट है और जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं उनके बीच में एक ऐसा विकल्प स्थापित करना या ऐसा विकल्प चुनना जिससे कंपनी का भी फायदा हो जाए और कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसकी भी पूर्ति हो जाए। यही क्या है, इकोनॉमिक्स है। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में लूं, हम अपने घरों में देखते हैं हमारे पापा जो भी कमाते हैं वह क्या, एक लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। जैसे सरकारी नौकरी करते हम जानते हैं हर महीने इतनी सैलरी आना है, लेकिन हम लोगों की जो उनके बच्चे हैं, जो घर के खर्चे हैं, वह कैसे रहते हैं, अनलिमिटेड रहते हैं। अनलिमिटेड हमारी इच्छाएं रहती हैं। हमने पापा से क्या मांगा, मोबाइल मांगा, कौन सा, आईफोन। लेकिन हमारे पापा के पास क्या है, जो सोर्स है इनकम के वो लिमिटेड है, वो आईफोन नहीं दिला सकते। तो वो क्या करते हैं, एक एंड्रॉयड फोन लाकर आपको दे देते हैं। क्या, एंड्रॉयड फोन लाकर दे देते हैं। आप ज्यादा दुखी भी नहीं होते और नॉर्मल आपकी इच्छा भी पूर्ति हो जाती है। यहां पर क्या हुआ, जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं उसमें आपकी इच्छा पूर्ति गई, एक जो आपकी इच्छा है उसकी पूर्ति की गई, जिसका मतलब एक विकल्प चुना गया। यहां पर क्या, एक विकल्प ढूंढकर उन्होंने क्या किया कि उनके पास जो लिमिटेड सोर्सेस थे उसमें आपकी इच्छा की पूर्ति कर दी है। ऐसा ही इकोनॉमिक्स का ज्ञान है। इकोनॉमिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारे इक्वेशन होती हैं, अलग टाइप से स्टडी की जाती है, इसकी अलग टाइप से कैलकुलेशन की जाती है एक्यूरेसी के साथ, जिससे हम किसी प्रोडक्ट की एक परफेक्ट कीमत निकाल सकें और उस पर हम क्या, एक अच्छा लाभ कमा सकें। तो इकोनॉमिक्स क्या है आपको समझ में आ गया होगा।
नॉर्मल इसको कैसे डिफाइन किया जाता है ये भी मैंने बता दिया। क्या इकोनॉमिक्स एक साइंस है जिसमें जो कस्टमर है उसके व्यवहार की, उसकी रिक्वायरमेंट की स्टडी करते हैं, और जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं उसकी स्टडी की जाती है, और जो कस्टमर है और जो हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल है इनके बीच में एक विकल्प स्थापित किया जाता है जिससे कंपनी को भी प्रॉफिट हो सके और कस्टमर की इच्छा की भी पूर्ति की जा सके। यही क्या है, इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स क्या है, मैनेजमेंट के निर्णय लेने में एक सहायक क्या है, पूरा कह सकते हैं एक जो भी एक अध्ययन की क्या कर सकते हैं, बुक्स भी कह सकते हैं, स्टडी है, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का ज्ञान होना जरूरी है। तो इकोनॉमिक क्या है, ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इसलिए बोलेगा कि मैनेजमेंट के निर्णय में जो सहायक है इकोनॉमिक्स, इसलिए क्या हो गया, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हो गया। इसलिए यहां पर तो क्लियर लिख दिया, अर्थशास्त्र से, अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स से आशा क्या होता है, धन, मनी के अध्ययन का एक शास्त्र है, अध्ययन का एक शास्त्र। मैक्सिमम प्रॉफिट के बारे में कमाया कि इसमें कोशिश की जाती है कि हमें जो ज्ञान हासिल करके क्या प्रॉफिट कमाया जाए, क्या प्रॉफिट कमाया जाए। फिर क्या लिखा, इकोनॉमिक्स के सभी विचार जो एक व्यवसाय के लिए अच्छे हो, व्यवसाय के लिए अच्छे हो, जो उद्योग चला रहा है उसके लिए अच्छे हो। क्या है, जैसे मैंने बताया इकोनॉमिक्स का पर्पस क्या है, मैक्सिमम कैसे बेनिफिट कमाया जाए ये उसमें सिखाया जाता है और उपयोगी हो सकते हो, उनके निर्णय लेने में सहायक होते हैं। जो भी मैनेजमेंट है या जो व्यवसाय चला रहा है उसको जो भी डिसीजन लेता है किसी भी प्रकार का, यदि वह इसकी स्टडी करके इसके सारे फॉर्मूले, जो भी क्वेश्चन है, जो भी इसमें सिखाया जाता है, उन सबको अप्लाई करके निर्णय लेता है तो क्या होता है, तो का एक क्रमबद्ध अध्ययन प्रबंधकीय अर्थशास्त्र कहलाता है। क्या लिखा, प्रबंधिक अर्थशास्त्र कहलाता है। जैसे मैंने बताया जो मैनेजमेंट है वह इकोनॉमिक्स की सहायता से जो भी निर्णय लेता है या निर्णय लेने में जो इकोनॉमिक्स उसकी सहायता करता है वही क्या है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। और भी समझने के लिए एबी क्लास एप्लीकेशन में जो भी मैंने थ्योरी प्रोवाइड की है हिंदी और इंग्लिश में उसको अच्छे से पढ़ लें, एक दो पेज आराम से आपको लिखा मिल जाएगा, उसमें सब कुछ लिखा मिल सिंपल भाषा में। नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आता तो जैसा मैंने समझाया वैसा आपको समझ में आ गया होगा तो वो भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं। अब अदर इसके रिलेशनशिप क्या होते हैं इकोनॉमिक्स के, जिससे मैनेजमेंट के निर्णय में यह सहायक होता है, उसको हम लोग समझते हैं। अब यहां पर जो रिलेशनशिप है यहां पर लिखे हुए हैं, वन बाय वन हम लोग समझेंगे। पहला होता है अर्थशास्त्र के साथ संबंध, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र के साथ संबंध। जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट डिसीजन लेता है या किसी की प्रोडक्ट की कॉस्टिंग हो या हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं उनका कैसे यूज किया जाए या कस्टमर की कैसे रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जाए, इसकी जो इकोनॉमिक्स की स्टडी है वह क्या है, हमारी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के साथ किस तरह का संबंध होता है, किस तरह की इसमें स्टडी की जाती है, वो ध्यान से सुने। तो इसको टू टाइप से स्टडी किया करते हैं, इसमें हम कितने टू टाइप से। पहला होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। कौन सा होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आते हैं, तो माइक्रो में क्या होता है, जो इंडिविजुअल फर्म्स होती हैं। इंडिविजुअल फर्म्स का मतलब यदि हमारी कोई ब्रांच है छोटी सी जहां पर हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और बेचते हैं, सेल करते हैं जो भी है, या फिर हमारे खुद का भी निर्णय हो सकता है, कोई नॉर्मल हमारे ऊपर भी ऐसा मतलब रिसर्च किया जा सकता है, या नॉर्मल कोई हमारी शॉप है उस पर जो बेनिफिट है उसके पे भी हम रिसर्च कर सकते हैं, या किसी प्रोडक्ट का जो मार्जिन है, जो कॉस्टिंग आ रही है उसकी, और जो हम उसका बेनिफिट जो मार्जिन रख रहे हैं उस मार्जिन पर भी हम लोग उसकी भी स्टडी कर सकते हैं, या जो बेनिफिट हो रहा है उस बेनिफिट या जो प्रॉफिट है उसकी भी इसमें स्टडी की जा सकती है। तो इस टाइप की जो स्टडी वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। फिर होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़े लेवल पर होती है, बड़े कंपनियों पर, जो ग्रुप बड़े बड़े, जैसे टाटा का ग्रुप है, रिलायंस का ग्रुप है, बहुत सारी ब्रांचें हैं, जैसे अडानी जी का ग्रुप है,
गवर्नमेंट के बड़े बड़े फर्म्स होते हैं, है ना, बेरोजगारी की समस्या है, इस तरह की जो डिसीजन बड़े बड़े होते हैं वो से मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं कि इनकी पूर्ति कैसे की जाए, इन सब की पूर्ति कैसे की जाए। क्योंकि ये बड़े लेवल पे, अब जैसे बेरोजगारी की समस्या है, इसकी अगर कोई स्टडी करेगा इसको कैसे दूर किया जाए, क्या बजट आएगा जो भी हमारी गवर्नमेंट है, तो इस तरह की जो स्टडी आती है वो आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है, किसी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। क्योंकि जब हम किसी को रोजगार देंगे तो क्या है, इसमें क्या देना पड़ेगा, लोगों को सैलरी देना पड़ेगी, मतलब धन की बात हो गई, यहां पर मनी की बात हो गई है, मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे क्या आने वाला है, लोड आने वाला है। तो जहां मनी और धन की बात आ जाती है वहां पर इकोनॉमिक्स लग जाता है, इसलिए इसमें जो इकोनॉमिक्स लग जाता है। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया कि इकोनॉमिक्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, किसका, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। फिर आता है थ्योरी एंड अकाउंटिंग। क्या है दूसरा, क्या है, थ्योरी एंड अकाउंटिंग। अब थ्योरी एंड अकाउंटिंग क्या है, एक इकोनॉमिक्स कहता है कि जो मैनेजमेंट होता है किसी भी कंपनी का, जो निर्णय लेता है, जो कैलकुलेशन करता है पूरी, जो विकल्प ढूंढता है, जो बाहर कस्टमर की सर्वे करता है, उसको नॉलेज होना चाहिए किसकी, इकोनॉमिक्स की, उसकी कैलकुलेशन की, उसकी थ्योरी की। अकाउंटिंग मीन्स बहुत सारे फॉर्मूले, जो थ्योरी है जिसमें ये सब सिखाया जाता है, इन सब की नॉलेज होना जरूरी है। यदि नॉलेज नहीं है तो वो सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। क्या है, मतलब थ्योरी और अकाउंटिंग के साथ अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, किसका, मैनेजमेंट का। जो मैनेजमेंट है, खासकर जो कंपनी में डिसीजन लेता है, जो निर्णय लेता है, जो फाइनल करेगा, हाँ इस प्राइस में प्रोडक्ट को हम सेल कर सकते हैं, जो फाइनल करेगा प्रोडक्ट को बनाना है या नहीं बनाना है, तो उस मैनेजमेंट को पूरा इकोनॉमिक्स का ज्ञान होना जरूरी है, उसकी थ्योरी और उसकी अकाउंटिंग की, मतलब जो कैलकुलेशन की। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, क्या है, इकोनॉमिक्स का जो उसका संबंध किससे भी रहता है, इकोनॉमिक्स एंड मैथ। क्या है, इकोनॉमिक्स एंड मैथ। अब मैथ क्या है, मैथ तो आप जानते हैं, कैलकुलेशन। तो ये कहता है कि जो हम प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करते हैं, जब प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करते हैं, तो हम जानते हैं प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में बहुत सारी कॉस्ट शामिल होती है। स्टार्टिंग देखें तो बिल्कुल विचार विमर्श से लेकर रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मशीनरी कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, और जो हमारी क्या बोलते हैं, जो हमारी प्रोडक्शन होता है वहां पर जो भी कॉस्ट होती है, वेयर हाउसिंग की कीमत होती है, ये अलग अलग टाइप की, डिफरेंट टाइप्स की कीमत उसमें शामिल होती है। यहां तक कि जो सेल करने वाला उसका मार्जिन भी उसमें शामिल रहता है। तो ये सब की सब कीमत हम, तो बहुत सारी कीमतें शामिल होती हैं, तो कैलकुलेशन बहुत सारी होती है। तो हर टाइप की जो कैलकुलेशन है वह परफेक्ट हो, इसके लिए मैथ की जो भी कैलकुलेशन वाले फॉर्मूले हैं वह हमें आना चाहिए, उसकी स्टडी करना जरूरी है। क्योंकि जितनी अच्छी कैलकुलेशन होगी, जितनी एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेशन होगी, उतनी अच्छी कीमत हम प्रोडक्ट की निकाल पाएंगे। मोटे तौर पर कुछ नहीं चलता कि इतनी 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 हमने बोल दी कीमत आ रही, लगभग प्रोडक्ट की इतनी बनने में कीमत आएगी और लगभग इतना हमें प्रॉफिट आएगा। इससे सही मार्जिन नहीं निकाला जा सकता है, ना ही एक्यूरेसी दी जा सकती है, ना ही सही प्रोडक्ट की कीमत निकाल पाएंगे, ना ही सही कंपनी को फायदा मिल पाएगा। हम इसको कैलकुलेशन के साथ जब करते हैं, फॉर्मूलों के साथ करते हैं, तो जो एक्यूरेसी आती है वो एग्जैक्ट आती है, उससे सही प्रॉफिट का पता चल पाता है और सही हम कीमत डिसाइड कर पाते हैं कस्टमर के लिए क्या होना चाहिए। तो समझ गए होंगे कि जो हमारा मैनेजरियल जो मैनेजमेंट है उसका जो मैथ के साथ क्या संबंध होता है। फिर लिखा है 4th नंबर में, रिलेशनशिप विद ऑपरेशनल रिसर्च एंड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो जो ऑपरेशनल रिसर्च में आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो उसमें बहुत सारी थ्योरी दी, लीनियर वगैरह दी है, गेम थ्योरी दी है, और ट्रांसपोर्टेशन थ्योरी भी। ये सब हम लोग ऑपरेशनल रिसर्च में पढ़ते हैं। उसमें एक कैलकुलेशन, एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेशन निकालना सिखाया जाता है कि कैसे सही हम कैलकुलेशन कर पाए उसके अंदर। तो ये सब निर्णय लेने की क्या होती है, अलग अलग कैलकुलेशन होती है मैथमेटिक्स। तो ऑपरेशनल रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन वगैरह है, ट्रांसपोर्टेशन इक्वेशन है, इस तरह की इन सब की स्टडी करते हैं। और एक कैलकुलेशन है वो, जिसमें हम लोग क्या, जो प्रॉब्लम्स हैं मैनेजमेंट की, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। जो भी, या वैसा बोल सकते हैं, जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग इन मेथड्स का उपयोग करते हैं।
फिर आता है नेक्स्ट 5th नंबर का देखें तो ये होता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स डिसीजन मेकिंग प्रिंसिपल। अब डिसीजन मेकिंग क्या होता है, तो जो छोटी छोटी फर्म्स होती हैं या इंडिविजुअल डिसीजन होते हैं या नॉर्मल डिसीजन लेना हो तो वहां पर तर्क का उपयोग किया था। तर्क आप समझते हैं, तर्क का मतलब मैंने बोला कि ये पेन ऐसा है, जब आप इसी चीज सेम चीज को किसी दूसरे व्यक्ति से पूछेंगे, उससे बोलेंगे ऐसा बोला उस व्यक्ति ने, तो कुछ ना कुछ नया बोलेगा, कुछ अलग बोलेगा, कुछ ना कुछ जो हमारा कमेंट है उस पर तर्क करेगा। ऐसे 3rd से पूछेंगे, 4th से 5th, इस तरह कुछ लोगों के विचार विमर्श करके और उसके किसी एक डिसीजन पर पहुंचेंगे, वह क्या है, तर्क शक्ति डिसीजन होता है। तर्क मतलब एक ही बात को 4-5 लोग जब तोड़ मरोड़ के बोलते हैं तो तर्क शक्ति हो गई और हमें उससे सही डिसीजन निकालते हैं हम लोग। तो ये क्या होता है हमारा डिसीजन मेकिंग से। फिर होता है रिलेशनशिप विथ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। अब कंप्यूटर साइंस की बात करें, यहां पर कंप्यूटर का आ गया। जब हमें नॉर्मल डिसीजन ले तो आजकल कंप्यूटर सिस्टम भी आ गए जो कि डिसीजन ले सकते। हम हमारे पास जो डाटा रहता है अवेलेबल, उस डाटा को अगर हम कुछ गेम थ्योरी वगैरह बनाई गई हैं जो अलग अलग है, पीडीएफ में मैंने लिख दी हैं, उनके नाम आपको लिखे मिल जाएंगे। उन थ्योरी का अगर हम उन थ्योरी का उपयोग करते हैं, उसमें जो सिर्फ डाटा फिट करेंगे तो एक कैलकुलेशन पर्टिकुलर देता है। तो वह क्या होती है हमारी कंप्यूटर साइंस, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। तो क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर की जो सॉफ्टवेयर बनते हैं, क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, इसमें जो सॉफ्टवेयर डेवलप हो गए हैं, उन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके जो डाटा की रिक्वायरमेंट है उन सॉफ्टवेयर में उस डाटा का यूज करके हम लोग जो हमें हमारी प्रॉब्लम्स है उनमें वह सहायता बनता है। क्या बनता है, सहायता मतलब हेल्पिंग मिलती है। जो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करना चाह रहे हैं, जिस तरह की प्रॉब्लम, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सहायता मिलती है। तो इसलिए क्या कह सकते हैं हम कि इसका रिलेशन है, जो हमारा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, इसका रिलेशन कंप्यूटर साइंस से भी होता है। तो ये जो कुछ पॉइंट है मैंने समझाने की कोशिश की, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। डिटेल्स आपको पीडीएफ में लिखा मिल जाएगी। जैसा मैं हर बार बोलता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता तो इन सभी हेडिंग्स को आप याद कर लें। इन हेडिंग्स को याद कर लेंगे, यदि मैंने समझा दिया तो 2-2 लाइनें आप इनके बारे में लिख कर आएंगे तो भी आपका 1-1.5-2 पेज भर जाएगा। उससे आपके क्या होंगे, जो भी 4 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा वो आपको उसके नंबर मिल जाएंगे। या फिर पीडीएफ में जो मैंने लिखा है, यदि आपको वो समझ में आ जाता है तो वहां से भी अपने मन से आप लिख पाएंगे। लेकिन इन हेडिंग्स को जरूर लिखें जो यहाँ पर लिखी हुई है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।